हेलो दोस्तों। आपने इन दिनों सुना होगा कि आरबीआई ने 2.6 लाख करोड़ का सरप्लस भारत सरकार को ट्रांसफर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। मतलब आरबीआई ने जो ऑपरेशन किया है, जो काम किए हैं, उसमें उसको 2.69 लाख करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ है, जो फायदा हुआ है, वो उसने भारत सरकार को दिया है। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जी आरबीआई को कहां से इनकम होती है, वो कौन से तरीके हैं जिससे आरबीआई ये सरप्लस प्राप्त करता है, आरबीआई कहां से पैसा लाता है। तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि आप जो न्यूज है वो क्या है। हाल ही में आरबीआई ने 2.6 लाख करोड़ का डिविडेंड जो है वो भारत सरकार को ट्रांसफर किया है, यानी कि उसको दिया है। और ये पिछले साल की तुलना में, पिछला साल कितना था, 2.11 लाख करोड़, 27% ज्यादा है। 27%, 27% हायर है, जो बहुत सिग्निफिकेंट है। और यहां तक कि भारत सरकार ने क्या टारगेट रखा था, भारत सरकार ने एक टारगेट रखा था कि जो आरबीआई है और साथ साथ में आरबीआई का सरप्लस जो हुआ और पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी डिविडेंड्स हैं, उन सब से भारत सरकार को कितना मिलना चाहिए, 2.56 लाख करोड़। बजट में भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि जी हमको कितना चाहिए, 2.56 lakh crore from the surplus of RBI as well as the dividend of the public sector banks and the different public sector insurance companies। मतलब आरबीआई ने तो अकेले ने इन सब का कोटा पूरा कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा कर दिया। इन तीनों को मिलाकर भारत सरकार चाहती थी कि इतना मिले, जबकि आरबीआई ने तो अकेले ने ही 2.69 लाख करोड़ दे दिए। तो मुद्दा ये उठता है कि क्या आरबीआई जो है वो कहां से पैसा लाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि आरबीआई को इनकम कहां से होती है, आरबीआई के सोर्स की इनकम कहां से होती है। अब देखिए, सबसे पहले तो इस वर्ड को सरप्लस बोलना चाहिए, डिविडेंड नहीं। क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो कोई कंपनी होती है, उसको होता है जो प्रॉफिट और लॉस के बेस पर काम करती है। आरबीआई एक ऐसी कंपनी नहीं है जो है प्रॉफिट और लॉस के बेस पर काम करे। और साथ साथ में आरबीआई जो है वो शेयर होल्डर्स इत्यादि वगैरह के साथ में, मतलब जो है वो शेयर होल्डर्स को अपना मतलब जो है वो डिविडेंड ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये एक प्रकार से इसके लिए डिविडेंड वर्ड नहीं, बल्कि प्रॉपरली इसको सरप्लस वर्ड जोड़ा बोलना चाहिए। अब देखते हैं कि आरबीआई वास्तव में अपना ये सरप्लस लाता कहां से है। तो देखिए भाई, आरबीआई जो है वो एक फुल सर्विस सेंट्रल बैंक है। फुल सर्विस सेंट्रल बैंक का मतलब हुआ कि ये केंद्र सरकार के बिहाफ पर काम करता है और केवल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और करेंसी इशू करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, ये सारे काम तो ये करता ही है। इसके अलावा ये बैंकों को लोन देता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को लोन देता है। कहीं ना कहीं ये डिफरेंट टाइप के काम करता है और एक फुल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मतलब इसको आप ऑटोनॉमस टाइप की बॉडी मत समझना, जो मर्जी आए जो काम करे। ये एक फुल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम करता है। तो आरबीआई को ये प्रॉफिट मिलता कहां से है। तो सबसे पहले देखिए, आरबीआई जो करेंसी जारी करता है ना, उससे भी प्रॉफिट कमा लेता है। कैसे, जरा इसको समझते हैं। आरबीआई ने अगर मान लीजिए करेंसी जारी करी और उससे प्रॉफिट कमा लिया, ये कैसे हो गया जी। मान लीजिए कि आरबीआई ने 500 का नोट छापा, तो जब 500 का नोट छापा तो आरबीआई को क्या 500 रुपए लगते हैं उस नोट को छापने में? नहीं। आरबीआई अगर 500 का नोट छाप रहा है तो उसको हार्डली 2 से 3 रुपए की कॉस्ट आती है। उसकी कॉस्ट, कागज, रंग इत्यादि की कॉस्ट, इंक इत्यादि की कॉस्ट, अपनी जो जो उसकी प्रिंटिंग प्रेसेस है, 4 प्रिंटिंग प्रेसेस जो है, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट 2 से 3 रुपए आती है। और जब कोई बैंक आरबीआई से 500 रुपए खरीदता है, 500 रुपए लेता है, तो उसको तो पूरे 500 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन आरबीआई की कॉस्ट कितनी आई है, 2 से 3 रुपए। यानी कि करेंसी के ऊपर जो उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई होती है, बैंक को तो उतना देना पड़ता है। जबकि वास्तव में आरबीआई की जेब से कितना लगा, 2-3 रुपए। तो एक तरह से मान लीजिए 3 रुपए ले लीजिए, तो 497 रुपए आरबीआई को प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का एक नोट छापने से। तो अगर ये 500 रुपए का एक नोट छापने से आरबीआई को प्रॉफिट हो रहा है, तो इस प्रॉफिट को बेसिकली क्या बोलते हैं, सेगनरेज। ये सेगनरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी करेंसी की फेस वैल्यू और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बीच का डिफरेंस। मतलब जितना पैसा उसको छापने में लगाया गया है या जितने पैसे का मटेरियल उसके अंदर लगा हुआ है, वो कितना है,
₹3 और जितना उस पर अंकित है वो कितना है ₹500। तो उसका डिफरेंस कितना हुआ ₹497 हमारे एग्जाम्पल के अनुसार। तो वो ₹497 किसकी जेब में गया, आरबीआई की जेब में गया। और आरबीआई जो है ये इसको अपनी जेब में रखता है और ये अपने आप में आरबीआई का एक प्रॉफिट है। तो आरबीआई जब करेंसी नोट इश्यू करता है तो वो बेसिकली आरबीआई के पास में उसका रेवेन्यू का पार्ट बन जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरबीआई जो है वो इसको अपने प्रॉफिट के रूप में ट्रीट कर सकता है, सरप्लस के रूप में ट्रीट कर सकता है। इसके अलावा आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन देता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देता है, कमर्शियल बैंकों को लोन देता है और इंटरेस्ट पर लोन देता है ना। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब केंद्र सरकार को लोन देगा, राज्य सरकारों को लोन देगा और साथ साथ में आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों को लोन देता है। अब सब लोग जानते हैं बैंक रेट पर आरबीआई लोन देता है, रेपो रिवर्स रेपो की गतिविधियां करता है। तो ये सारे काम करके आरबीआई कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्राप्त करता है और इससे प्रॉफिट कमाता है। जो इंटरेस्ट आया वो बेसिकली प्रॉफिट ही तो है। इसके अलावा आरबीआई डिफरेंट कंट्रीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके मान लीजिए अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व है उसने बॉन्ड जारी किए और आरबीआई ने खरीद लिए और उससे जो आरबीआई को प्राप्त हुआ रेवेन्यू यानी कि यील्ड जो मिला वो आरबीआई के अकाउंट में गया और वो उस प्रकार का उसका रेवेन्यू है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई जो है ये बॉन्ड जारी करके भी पैसे कमाता है। इसके अलावा जब करेंसी की जो एक्सचेंज रेट होती है उसके ऊपर नीचे होने से भी आरबीआई को प्रॉफिट हो जाता है। कैसे जी, देखते जरा। मान लीजिए $1 बराबर ₹70 का है। मान लीजिए $1 कितने का है, ₹70 का। और आरबीआई ने इस समय डॉलर की परचेस की है, ठीक है। इस समय आरबीआई ने डॉलर खरीदा है यानी कि हर डॉलर पर ₹70 देकर उसने खरीद लिया। और जब मान लीजिए $1 ₹80 का हो जाए तब आरबीआई इसको सेल कर सकता है। और जब आरबीआई सेल करेगा तो हर डॉलर पर उसको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, ₹10 का। ये जो ₹10 का फायदा है ये किसकी जेब में गया, आरबीआई की जेब में गया कि नहीं गया। तो नोट छाप कर उसको इनकम हुई है, बैंकों को लोन देकर, सरकार को लोन देकर, राज्य सरकारों को लोन देकर उसको इनकम हुई है, विदेशी बॉन्ड वगैरह खरीद कर उसको इनकम हुई है। और कहीं ना कहीं उसको इनकम होने का एक सोर्स क्या है, करेंसी की एक्सचेंज रेट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, करेंसी की एक्सचेंज रेट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसमें भी उससे भी उसको इनकम होती है। अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आरबीआई एक्ट जो 1934 का है उसका एक प्रोविजन है। आरबीआई एक्ट जो 1934 का है उसका एक प्रोविजन है कि आरबीआई को, ठीक है ना, जितने भी बैड और अनडाउटफुल डेप्ट होते हैं यानी कि ऐसे लोन जो कि मार्केट में जा चुके हैं लेकिन रिकवर नहीं हो रहे, ठीक है। तो जितने भी ऐसे लोन है जो मार्केट में जा चुके हैं उसको रिकवर नहीं हो रहे हैं और साथ साथ में अपने जो खर्चे हैं, मतलब आरबीआई को अपना एक प्रकार का कॉन्टेंजेंसी फंड बना के रखना पड़ता है। वो किस लिए होता है, ताकि अगर कोई लोन मार्केट में चला गया लेकिन रिकवर नहीं हो रहा तो बैंकों को तो वास्तव में लॉस होने लग जाएगा और बैंक का पैसा वास्तव में बैंक का पैसा नहीं है, वो कस्टमर का पैसा है। तो आरबीआई एक फंड अपने पास बना के रखता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1934 में। इस फंड का एक उद्देश्य तो ये है कि बैड और डाउटफुल लोन के अंदर जो अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसको कंपेंसेट किया जा सके। दूसरा, इसके अपने खुद एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में आरबीआई को कुछ ऐसे आरबीआई इनके कारण अपना एक बफर फंड बनाता है, ठीक है ना। और ये बफर फंड बनाने के बाद ये अपनी बैलेंस शीट बनाता है और इस बैलेंस शीट के अंदर बफर फंड को भी एक्सपेंडिचर में जोड़ देता है और उसके बाद ये अपना सरप्लस बनाता है और ये सरप्लस जो है वो फाइनली गवर्नमेंट को ट्रांसफर होता है। अब देखिए ये बफर फंड कितना होता है। बफर फंड के लिए माना गया कि बफर लेवल जो है वो कितना हो, तो इस बफर लेवल को कई बार क्या कहा जाता है, कॉन्टेंजेंसी रिस्क बफर, आकस्मिकता रिस्क बफर कहा जाता है। और बेसिकली ये फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर एक प्रकार से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला होता है। तो ये जो फुल सर्विस बैंक है वो बेसिकली जो अपनी बैलेंस शीट बनाता है, इस बैलेंस शीट में वो अपनी इनकम रखता है, अपने एक्सपेंडिचर रखता है और इस एक्सपेंडिचर में मुख्य रूप से क्या होता है, ये कॉन्टेंजेंसी रिस्क बफर होता है।
और उसके बाद जो बच जाता है उसको इसका प्रॉफिट या यूं कह दीजिए इसका सरप्लस कहा जाता है। और ये सरप्लस वो सरप्लस है जो आरबीआई अपने सालाना सालाना ये सरप्लस ट्रांसफर करता है केंद्र सरकार को। और इसका उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार इसमें से पब्लिक फायदे के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ काम कर सके। केंद्र सरकार के एक प्रकार से बजट में इसका भी कंट्रीब्यूशन होने लगा है। 2018 में आरबीआई ने ये काम करना शुरू किया, इस प्रकार का सरप्लस ट्रांसफर करना शुरू किया। और केंद्र सरकार आजकल बजट में ये प्रावधान रखने लगी है कि हमें आरबीआई से कितना चाहिए। तो कंटेंजेंसी रिस्क बफर जो है वो कितना होता है? आरबीआई लगभग 6.5% का, कोविड के बाद से आरबीआई लगभग 6.5% का कंटेंजेंसी रिस्क बफर रखता है मार्केट में जाने वाले लोन्स के कंपैरिजन में। और इस रिस्क बफर को रखने के बाद आरबीआई का जो सरप्लस बचता है उस सरप्लस को वो सरकार को ट्रांसफर कर देता है। और यही वो सरप्लस है जो पिछले दिनों सरकार को ट्रांसफर किया गया, जो पिछले साल की तुलना में लगभग लगभग 27% ज्यादा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यही क्वेश्चन इस बार का जो यूपीएससी प्री का क्वेश्चन आया है उसमें पूछा गया है कि आरबीआई की इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें बॉन्ड्स की खरीद बिक्री भी उसका ऑप्शन होगा, करेंसी नोटों का छापना भी उसका ऑप्शन होगा, और साथ साथ में आरबीआई जो है वो एक्सचेंज रेट से जो इनकम कर लेता है ना, फॉरेन करेंसी के आने जाने से, वो भी उसका एक ऑप्शन होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इसी प्रकार से यूपीएससी और जनरल नॉलेज से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग डेली डील करते रहेंगे।